राजीव रंजन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? राजीव रंजन जी को शायद मेरी आवाज इस वक्त नहीं मिल रही है। मैं एनके सिंह साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मोदी का जो मिशन था 272 प्लस, आज जो कुछ भी जेडीयू में हुआ, आज बिहार की राजनीति में जो भी घटनाक्रम रहा, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, कहा कि भाई नैतिक जिम्मेदारी मैं हार की लेता हूं, कोई जबरदस्ती कोई जोर उन पर नहीं था, लेकिन एक डर उनके अंदर दिखाई दिया। क्या एक मोदी का हिडन मिशन भी है जिसे लोग अभी देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे? क्योंकि सुशील मोदी की बात हम याद करते हैं, उन्होंने साफ पहले कहा था कि जेडीयू के तमाम विधायक हमारे पाले में है। क्या 272 प्लस से भी आगे है ये मिशन? हिडन मिशन भी है जिसे लोग अभी देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे? क्योंकि सुशील मोदी की बात हम याद करते हैं, उन्होंने साफ पहले कहा था कि जेडीयू के तमाम विधायक हमारे पाले में है। क्या 272 प्लस से भी आगे है ये मिशन कोई, जो अभी दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि मोदी का मिशन इससे बहुत बड़ा है। एक कोई स्टेट में जो कि ऑलरेडी खत्म हो रहा है। मैं तो अभी बिहार की बात कर रहा हूं, फिर आपसे झारखंड की भी बात करूंगा, फिर उत्तराखंड की भी बात करूंगा, फिर दिल्ली की भी बात करूंगा। डिसलॉज करना ये मोदी का मिशन नहीं है। देखिए, कल का भाषण अगर एनालाइज करें आप, अद्भुत भाषण था, इवन आज का भी करें। अब मुझे लग रहा है कि ये जो जनता ने दिया है, इसके बाद मैग्नेनिटी मोदी की और बढ़ गई है, और मैं ये भी कह सकता हूं कि वाकई वो सोच रहे हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन में। लगातार जो उनके आप कल से देखिए, उनके अटरेंसेस जो आ रहे हैं उसमें बेहद पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव ये है कि नहीं, कहीं ना कहीं सर्वसमाहन की क्षमता की कोशिशें कर रहे हैं। मुझे लगता है टैक्टिकल एरर होगा अगर वो बिहार में नीतीश की गवर्नमेंट को खुद डिसलॉज करना चाहते हैं। उसकी जरूरत नहीं है। बिहार में नीतीश की गवर्नमेंट खुद ही खत्म हो रही है, और खत्म इसलिए भी हो रही है कि नीतीश का जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड था, जिसमें कैडर पनप ही नहीं पाया। दरअसल बात यह थी कि बीजेपी और नीतीश के बीच में अंधे लंगड़े की जोड़ी थी। बीजेपी के पास बिहार में लीडर नहीं था, नीतीश के पास कैडर नहीं था, इसीलिए ये 15 साल चल रहा था। गलतफहमी से नीतीश ने समझ लिया कि ये उनका सब कुछ है। ये एक टैक्टिकल एरर था। आज उन्होंने कहा कि हमने कोई गलती नहीं की, पूरी सोच समझ, होशो हवास और बुद्धिमता के साथ हमने संबंध तोड़े थे और हम कायम हैं उस पर। नहीं, संबंध अगर वो कायम है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनका जो अपना एमएलए का वर्ग है, जो लेजिस्लेचर पार्टी है, वो इस समय रिजल्ट कर रही है। इस पूरे हार को देख के वो नाराज है और वो रिजेंट कर रही है। एक टैक्टिकल उन्होंने किया कि आज इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया तो चेकमेट किया है। इस इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो गवर्नर के पास जाएगा। उनके लिहाज से ना हो, बीजेपी के लिहाज से हो सकता है। बीजेपी नहीं, वो गलती नहीं करेगी बीजेपी, और ये गलती दिल्ली में करने जा रही थी, बाई चांस 2 दिन पहले रोक दिया। मुझे याद है कि कई चर्चा में मैं भी बैठा था। वो उस समय 2 दिन पहले तक, आपको याद होगा कि विजय क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा था एक बीजेपी के लीडर ने कि हम इसको आपके लोग टूटने को तैयार है, लेकिन संघ ने उसको रोक दिया। तो सीधी सी बात है कि मोदी के लिए ये टैक्टिकल और बड़प्पन जो है वो कहीं बाधित होगा कि अगर आपने तोड़ जोड़ करके और कोई बड़ा। दूसरा ये है कि 91st अमेंडमेंट के बाद आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और स्प्लिट नहीं हो सकता, मर्जर हो सकता है। इस लिहाजा आपको 75 एमएलए चाहिए। क्या 75 एमएलए टूटने को तैयार हैं? क्या वो रिस्क लेने को तैयार है कि 75 के 75 को टिकट मिलेगा बीजेपी से? क्यों देगी बीजेपी टिकट? आज बीजेपी का प्रवाह है, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी ये हाराकिरी करेगी। और नरेंद्र मोदी के सिस्टम में मुझे लगता है कि इस तरह की हल्के हल्के स्टेप्स शायद न लिए जाएं। बिहार में शिवराज जी आपके पास आता हूं। सो विजय सोनकर शास्त्री जी से सवाल पूछ लेता हूं मैं, क्योंकि सीधे सीधे एनके सिंह साहब कह रहे कि बीजेपी ये गलती नहीं करेगी कि बिहार की मौजूदा स्थिति का वो फायदा अपने हक में उठाने की कोशिश करे। लेकिन आज नीतीश कुमार ने एक तरीके से साफ चैलेंज किया विजय सोनकर शास्त्री जी की, अगर हिम्मत है तो बना ले बीजेपी सरकार, मैंने तो इस्तीफा दे दिया। देखिए, मैं एमके सिंह साहब के बातों से सहमत हूं। उन्होंने जो बातें कही हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में, बिल्कुल वैसा ही है। हम लोग कभी भी इस प्रकार की हल्की ओछी हरकत नहीं करेंगे। लेकिन ये भी है कि संविधान के अनुसार जो भी संभव है, लोकतंत्र की स्थिति को देखते हुए हम वो कदम उठाते हैं। लेकिन विजय सोनकर शास्त्री जी, आपने कहा आप ऐसी ओछी हरकत नहीं करेंगे, लेकिन सुशील मोदी पिछले दिनों बयान दे चुके हैं कि जेडीयू के तमाम विधायक उनके पाले में हैं। नहीं, पाले में है ये अलग की बात है, क्योंकि चुनाव चल रहा था देश भर में और तमाम प्रतिपक्षी या तमाम ऐसे लोग
जो मोदी जी से प्रभावित थे और जो खास तौर से हमारे मिशन के साथ थे, ऐसे लोगों के बारे में अगर ये संकेत रहा होगा तो ये संकेत कहीं से ये नहीं इंगित करता कि ये किसी तरह की हम उनको लालच दे रहे हैं या किसी तरह से उनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुरूप हम लोग चलते हैं। और ये सच है कि वहां पर जो भी सरकार बनी या जो भी आज असेंबली की स्थिति है उसको जनता ने चुना है और जनता की मनोभावना के अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर हमें कुछ करना होगा तो हम वैसा करेंगे, पर वह संविधान के अनुरूप होगा और उसे कहीं से भी संविधान तंत्र के अनुरूप होगा, संविधान के अनुरूप होगा। राजीव रंजन जी, सवाल ये उठता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की इतनी जल्दी क्या थी? क्या शहीद का तमगा लेकर के किसी तरह का कोई राजनीतिक लाभ लेने की मंशा थी? क्या ये डर था कि सुशील मोदी पहले कह चुके कि उनके पाले में काफी आपके विधायक हैं, तो टूट का डर था आपको, या फिर मोदी के सीक्रेट मिशन से खतरा लग रहा है आपको कि कल को ऐसा ना हो कि जेडीयू में टूट का फायदा बीजेपी उठा ले? बोलिए। देखिए, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एक जनादेश मिला है, लेकिन जनादेश की इस आंधी में विश्लेषण जिस तरीके से नकारात्मक तरीके से हो रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एनके सिंह साहब एक बड़े पत्रकार हैं और मैं उनका काफी सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके की बातें उन्होंने कही हैं मुझे ऐसा लगता है कि किसी दल की स्थिति आज बेहतर हो गई है, देश में जनादेश मिला। इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी सारी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी और उनके नेताओं का वजूद मिट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस देश में कई बार आप 19 से 2 हो गए तो समाप्ति की ओर कह रहे हैं लोग, इसे जानकर गिरी है। नहीं, आप अनुराग जी, मुझे अब अपनी बात कहने दीजिए। आपने लंबे प्रवचन आपने भाजपा के प्रवक्ता का भी सुनवाया है, मेरी बात सुन लीजिए। बोलिए। आज आपको निश्चित तौर पर नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार जी के इस इस्तीफे का स्वागत करना चाहिए था और उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी कि देश में जब मूल्यों का संकट है, जब राजनीतिक सफलता पाने के लिए लोग बड़े बड़े समझौते करते हैं, नीतीश कुमार जी ने एक पर्याप्त बहुमत के आधार पर चुनी हुई सरकार का नेता बने रहने के बाद भी इस्तीफे का रास्ता तय किया। और एनके सिंह साहब को मैं बता दूं, महामहिम राज्यपाल ने उस इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज बिहार में नीतीश कुमार जी ने यह कहा कि हमने विकास का कार्य किया है, लेकिन अगर जनता ने जनादेश दिया है नरेंद्र मोदी जी को तो निश्चित तौर पर इस जनादेश का वो सम्मान करते हैं। लेकिन विधानसभा के भंग करने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि ये जनादेश गठबंधन को था और हम इस विधानसभा को 2015 तक के कार्यकाल के लिए जनता ने इस विधानसभा को गठित किया है, तो हम उसको भंग करने की सिफारिश कैसे कर सकते हैं? ये उच्च नैतिक मानदंडों का कहीं ना कहीं उसकी स्थापना की है नीतीश कुमार जी ने, और उसके मतलब उसकी हौसला अफजाई करने के बजाय जिस तरह से उसका छिद्रान्वेषण हुआ है। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो कुछ भी जनादेश के बाद की परिस्थिति है, ऐसे कई अवसर आए हैं कि देश का जनादेश कुछ होता है, राज्यों में कुछ और परिस्थितियां होती हैं। मैं ये मानता हूं कि बिहार की जनता ने बिहार में विकास को महसूस किया है। पिछले 8 वर्षों में कानून व्यवस्था पटरी पर आई है, सड़कें बनी हैं, बिजली की स्थिति सुधरी है और निश्चित तौर पर इसका श्रेय जनता नीतीश कुमार जी को। मैं मानता हूं ये सब जो आप कह रहे हैं वो बिहार में हुआ है राजीव रंजन जी, लेकिन फिर 19 से 2 कैसे रह गया? फिर 19 से 2 कैसे रह गया? नहीं, वो पूरी तरह से उसका जवाब भी सुन लीजिए। ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार को इसका श्रेय जरूर जाना चाहिए कि एकदम आक्रामक तरीके से एक रणनीतिक तैयारी उन्होंने की कि यूपीए बनाम एनडीए इस लड़ाई को बनाया जाए, और यूपीए की साख पूरे देश में खत्म हो गई थी। यूपीए खत्म होने की स्थिति में था तो यूपीए बनाम एनडीए बनाने का उनको फायदा दिख रहा था, और इसीलिए ये मतदाताओं को कहा गया कि विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश जी बात कहिएगा, विकास की बात कीजिएगा। ये लगातार बिहार में ये अभियान चला, कई अखबारों ने इस पर संपादकीय लिखे और पूरे बिहार में 2 ध्रुवीय चुनाव अभियान चला करके भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड का राजनीतिक तौर पर उनको इस चुनाव में अप्रासंगिक बनाने की कोशिश की। लेकिन जो अभी चुनौतियां हैं, हम
पूरी तरह से विधायक दल के बहुमत के साथ है। ठीक। और जहां तक असहमति के स्वर है, भारतीय जनता पार्टी ने कई अपने विधायकों को पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया है। निलंबन की कार्रवाई हुई है अमरनाथ गांधी, विजय कुमार मिश्र जी के खिलाफ, उसके बाद राणा गंगेश्वर के खिलाफ। तो असहमत लोग तो हर पार्टी में। ठीक है, ये चुनाव आगे भी बढ़ते हैं। नदीम जावेद भी हमारे साथ है कांग्रेस से, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले शिवराज सिंह आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। राजीव जी से मैं बड़ा हम्बल डिसएग्रीमेंट एक विषय पर है मेरा। इन्होंने एक बात कहा, नीतिगत और नीतीश। नीतीश जी और नीति, इन दोनों में आसमान जमीन से थोड़ा सा ज्यादा का फर्क है। मैं वो इसलिए बता रहा हूं कि ये उंगली कटा करके शहीदों के सिरमौर में नाम लिखाने में ये बहुत तेज आदमी हैं। इनको पता है कि अगर हम कंटिन्यू कर गए तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ये मैं आज नहीं, जब जनता दल यूनाइटेड से मैं अलग हुआ था, जब ये एनडीए से अलग हुए थे और जनता दल यूनाइटेड मैंने छोड़ा था, तभी मैंने कह लिया था, वो आपके स्टूडियो मौजूद होगा, कि इस लड़ाई के बाद शरद जी और नीतीश जी बिहार के 40 सीट में कहीं से लड़ेंगे तो वो परास्त होंगे। इस लड़ाई के बाद बिहार में ये मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। इनके चेले चमचों ने सिखा दिया कि अब प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक है। चलिए, जेडीयू पर चर्चा नहीं है, इसलिए जेडीयू की बात नहीं है, छोड़ दीजिए। इसलिए नीति और नीतीश ये दोनों बिल्कुल अलग अलग नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं। उनको पता था कि सरकार गिर रही है, इसलिए वो शहीद हो गए। चलिए, इसी को राजनीति कहते हैं। नहीं 2000 इसी को राजनीति कहते हैं। एक बात और याद दिला देना चाहता हूँ इनके, अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर आप उन्हें कैसे सुशासन बाबू कहते हैं? पार्टी के अंदर भी सुशासन रखना चाहते हैं। पहले एक बार और वो रेजिग्नेशन दिए थे, आपको दिला दूं मैं याद। बिल्कुल याद। नीतीश कहीं जा नहीं रहे, कल से फिर दोबारा विधायक दल के नेता अनुराग जी नहीं, तो फिर मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मैं शायद आप लोग भूल गए होंगे, राजीव जी को अच्छी तरह याद है। मैं उस घटनाक्रम पे जाना नहीं चाह रहा हूँ, इनके रेजिग्नेशन का याद। चलिए, नदीम जावेद हमारे साथ है। नदीम जावेद जी, अभी काशी में जब नदीम जावेद जी, आवाज मिल रही मेरी आपको? हाँ, अभी काशी में जब नरेंद्र मोदी बोल रहे थे तो उन्होंने जी मिल रही है, सुनाइए। तो उन्होंने कांग्रेस पर एक चुटकी ली अभी ताजा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो सरकार बनाई थी वो गठबंधन की सरकार थी, अब विपक्ष में बैठने के लिए भी गठबंधन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ऐसा तमाचा देश की जनता ने जड़ा है। नहीं, देखिए, देश के 40 साल के इतिहास को आप देखेंगे पिछले, तो शायद याद होगा कि 1977 में, 1967 में, उसके बाद 1977 में, 1989 में, 1998 में, हमेशा 10 साल पे इस प्रकार का जनादेश आया है जो कांग्रेस के खिलाफ रहा है। और जब भी इस प्रकार का जनादेश आया है, लोगों ने ये समझने की कोशिश की है, और खासतौर से जो राजनीतिक पंडित देश के हैं, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है देश में कि अब कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है, उसके आने की कहीं दूर दूर तक संभावना नहीं है, और दूसरे राजनीतिक दल इस देश में नेतृत्व करने का काम करेंगे। लेकिन हुआ यह है कि हर 10 साल के बाद जब 5 साल में फिर चुनाव आया है तो कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनी, चाहे 1980 हो, चाहे 1991 हो, चाहे 2004 हो। इसलिए मैं बड़ी विनम्रता से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र की यही खासियत और खुसूसियत है कि आज जो सत्ता में होता है वो कल सत्ता में नहीं होता, और जो सत्ता में नहीं होता वो सत्ता में आज सत्ता में उत्तराखंड में आपकी सरकार है, कल होगी कि नहीं होगी? नदीम जावेद, अधिनायकवादी चरित्र उत्तराखंड में आज आपकी सरकार है, कल होगी कि नहीं होगी? फिर इस मुताबिक ये भी बताएं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है आपके और बीजेपी के आंकड़ों में। अगर बीएसपी के 3 इनके पाले में आ गए तो सरकार गई आपकी। उत्तराखंड में बात, अनुराग, अगर आप समय दे तो मैं इस सवाल का जवाब दे दूं। उत्तराखंड में, कर्नाटका में और हिमाचल में, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 1 साल पहले तक हुआ करती थी। वहां पर चुनाव हुए थे और उन चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था और वहां पर कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार बनी थी। ये कह देना ये लोकतंत्र है। और अभी सही आप कह रहे हैं, जो बिहार के हालात की आप चर्चा कर रहे थे, मैं केवल एक इतिहास की छोटी सी अगर 30 सेकंड का समय देंगे, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी हुआ करते थे, और राजनाथ सिंह जी ने और कल्याण सिंह जी ने मिलकर कांग्रेस पार्टी के 23 विधायक तोड़े थे और बहुजन समाज पार्टी के 19 विधायक तोड़े थे, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी इन लोगों ने, और जो लोग टूटे थे सबको मंत्री भी बनाया था। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हमारा ये चरित्र नहीं है, और एनके सिंह जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये करेगी नहीं, मैं समझता हूँ गलत बात बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है, जब मौका मिलता है तो पार्टी के तोड़ने का काम करते हैं। शास्त्री जी कितने राज्यों में नजर है आपको बता दीजिए। नदीम जावेद कह रहे हैं आपका चरित्र ही ऐसा है, अब ये भी बता दीजिए कितने राज्यों पर नजर है? बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली।
देखिए, अव्वल तो ये है कि इन्होंने जो तथ्य रखे वो बिल्कुल गलत रखे हैं। इनकी पार्टी में इतना क्षोभ व्याप्त हो गया था, लोग आपस में इतना असंतुष्ट हो गए थे कि इनकी पार्टी के नेताओं के प्रति इतने निराश थे कि उन लोगों ने धत्ता देते हुए अलग से अपना एक गुट बनाया था जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया था। आज वही चीज बिहार में भी होने वाली थी। वहां बिहार में भी नीतीश कुमार जी के एरोगेंसी से इनके नेता ही खुद नाराज हो गए थे और कई नेताओं को तो इन लोगों ने बाहर भी कर दिया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी किसी भी इस प्रकार के अलोकतांत्रिक नीतियों को नहीं प्रश्रय देती है। और आज जबकि देश में हमारी सरकार बन रही है और हम पूरे देश भर में केंद्रीय सरकार को संवहन करने जा रहे हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। हमारे सामने इतना बड़ा लक्ष्य है कि जो यूपीए सरकार ने 10 बरस तक इस देश को बर्बाद किया है, खास तौर से आर्थिक मुद्दे पर बर्बाद किया है, रोजगार के मुद्दे पर बर्बाद किया है और महंगाई, कमर तोड़ महंगाई की वजह से इस देश की जनता बिल्कुल दुखी है। हमारा मेन इस समय मुख्य प्रायोरिटी ये होगा कि हम जनता के दुख दर्द को कैसे दूर करें। उसमें एक बात मैं जोड़ देना चाहता हूं कि इन्होंने जो 77 के जनता बिल्कुल दुखी है। हमारा मेन इस समय मुख्य प्रायोरिटी ये होगा कि हम जनता के दुख दर्द को कैसे दूर करें। उसमें एक बात मैं जोड़ देना चाहता हूं कि इन्होंने जो 77 के 89 के जो चुनावों की बात कही, एक में इमरजेंसी था, एक में बोफोर्स था। लेकिन आज तक कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति कभी भी नहीं हुई थी कि वो ऑपोजिशन पार्टी बनने की स्थिति में भी नहीं हो। ये कांग्रेस पार्टी का वर्स्ट डिबैकल है और मैं आपको बता दूं कि इससे अब उभरना कांग्रेस पार्टी के लिए संभव नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी एक रीजनल पार्टी के तरह ही उससे थोड़ी बड़ी रहेगी। अब वो सब काम अब खत्म। राजीव रंजन कुछ कहना चाह रहे और गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उसी गुजरात से नरेंद्र मोदी जी उठे हैं और गांधी जी का जो सपना था कि कांग्रेस को खत्म कर दो, कांग्रेसियों ने नहीं माना, उसको मोदी जी खत्म कर दें। अभी बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार को समर्थन जारी रखेंगे आप अपना सार्वजनिक जीवन में। अनुराग जी, नहीं, आपने सवाल मुझसे पूछा है। जी बताइए। अनुराग जी, अभी हम लोग अनुराग जी, नीतीश कुमार जी के 40 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में राजीव जी को बोलने दीजिए, राजीव जी को बोलने दीजिए। केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के सिवाय किसी ने नहीं लगाया है। क्या लगातार जनता के बीच संवाद स्थापित करने का जो काम नीतीश कुमार जी ने किया है, सत्ता में रहे या सत्ता के पहले संघर्ष में, बिहार में दर्जनों यात्राएं उन्होंने की और जनता के साथ निरंतर संवाद रखा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वो मिलते रहे। परिणाम कभी कभी आपके अनुकूल हो सकते हैं, कभी प्रतिकूल हो सकते हैं। राजनीतिक दलों में नीतीश कुमार जी के पूरे राजनीतिक यात्रा की मैं को एक सेंटेंस में बता देता हूं कि वक्त सारी जिंदगी में दो ही गुजरे हैं कठिन, एक एनडीए के आने से पहले, एक एनडीए के जाने के बाद। और ये 7 एमएलए वाली पार्टी थी यूनाइटेड बिहार में। इसको इस नीतीश कुमार जी को जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने, अरे सब छोड़िए, सब नीतीश कुमार सुनिए, बिहार छोड़ दीजिए, झारखंड में आ जाते हैं और आप शहरों में सिमटी हुई पार्टी में थे। आप शहरों में सिमटी हुई पार्टी में थे, काम पे पहुंचाया। मैं सिर्फ एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जनता पार्टी गांव में नहीं पहुंचती, जो रुसवाई बिहार से निकल आइए, बिहार से निकल आइए। नीतीश की बात कार्यकाल अब झारखंड की बात, बिहार की बात कर ले। बिहार में विधायकों के बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं, जी का व्यक्तित्व था, जिस तरीके का क्राइसिस पैदा हुआ है, अच्छे दिन आने वाले हैं, संकेत साफ आने वाले विधायकों के इसलिए आने वाले हैं। बहुमत का संकट है, बहुमत में जाने वाले नहीं, बहुमत का संकट है। और 5 वर्षों की जो विधायकों की उपेक्षा वहां चल रही थी, अब बगैर उनकी मर्जी के नीतीश कुमार की सरकार नहीं चलने वाली है। कल फिर से वो नेता चुनी जाएगी और सरकार उन्हीं की बनेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ सियासी दांव है। नीतीश कुमार जी भारतीय राजनीति के बाउंस चेक हैं और 138 का मुकदमा जनता उनको ऊपर क्या बीजेपी की झारखंड पर नजर हो सकती है? मत रहिए, पहले बीजेपी जेएमएम और बीजेपी की सरकार रह चुकी है। मैं राजीव भाई को ये सलाह दूंगा, सफलता के बाद एक रास्ता, मैं राजीव भाई को एक सलाह दूंगा, वापस शिवसेना में चले जाएं। ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स देने के पहले राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक बात जरूर समझना चाहिए कि नीतीश कुमार जैसे राजनेता एक दिन में मिट नहीं जाएंगे। परिणाम के विश्लेषण राजीव रंजन जी उसको मत पार नहीं। राजीव रंजन जी, नदीम जावेद आता हूँ आपके पास। राजीव रंजन जी, अभी सुशील मोदी का एक ताजा बयान आया है। सुशील मोदी साहब का एक ताजा बयान आया, राजीव रंजन जी को सुना दे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस लोकसभा चुनाव में
कम से कम 50 विधायकों ने जेडीयू के जो थे बीजेपी की मदद की है, उनकी मदद की है। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बातें हैं और इन बातों का इस्तेमाल वो चुनाव के पहले कर रहे थे चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए, और वो उनकी कोशिशें हैं जो अलोकतांत्रिक तरीके से इन दोनों बड़ी पार्टियों का चरित्र, मूल चरित्र एक जैसा रहा है और कमोबेश कांग्रेसीकरण भारतीय जनता पार्टी का भी पूरी तरह अनुराग जी, ये जो तरीका है लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई पार्टी के अंदर अंतर्विरोध पैदा करने की, पहले अरे गिरिराज सिंह ने भी आज ही ट्वीट किया है कि चलो बिहार में भी सरकार बनाते हैं। इस प्रकार की भाषा होती है। राजीव रंजन जी, बिहार में भी चलो सरकार बनाते हैं, गिरिराज सिंह ने लगे हाथों ट्वीट किया है। बहुत सारे ट्वीट आ रहे हैं आपके लोगों की तरफ से भी, बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी। चलिए ये सब चलता है, देखिए ये चमत्कार को नमस्कार है और निश्चित तौर पर ये भाषा जो है ना, ये एक सफलता ने उत्साह को उन्माद में बदलने का काम कर दिया है और उन्माद से पतन। नदीम जावेद, इनको समर्थन जारी रखेंगे क्या बिहार में? संदेश दिया है संयत भाषा का प्रयोग कीजिए। चलो, मुझे लगता है नदीम जावेद जी का संपर्क टूट गया है। नदीम जावेद जी का संपर्क हमसे टूट गया है। एनके सिंह साहब, एक कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि मोदी साहब के भाषण के चक्कर में हमारी बहस का समय कम हो गया। कौन कौन से ऐसे राज्य हो सकते हैं? क्या उत्तराखंड के अलावा झारखंड के अलावा आपको लगता है बिहार के अलावा क्या दिल्ली पर भी नजर हो सकती है? क्या समीकरण बन सकते हैं मोदी के सीक्रेट मिशन? देखिए, जो मेरी जानकारी है, मोदी का जो हम जहां तक मोदी को जानते हैं, मोदी को, बीजेपी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये मुझे याद है कि राजनाथ जी ने किस तरह से चीजें मैनिपुलेट करके झारखंड में सरकारें बनवाई। वो पहले, ये 2-4 साल पहले की बात है और होता है, सब में होता है, सभी पार्टियां करती हैं। नेहरू का याद होगा, नेहरू से सिलसिला शुरू होता है, किस तरह से उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगाया केरला में, वहां से सिलसिला शुरू होता है। कांग्रेस की भी आदत रही है, बीजेपी की रही है। लेकिन नए डिस्पेंसेशन के आने के बाद इस समय मोदी की प्रायोरिटी ये नहीं है कि वो किसी राज्य में मैनिपुलेट करके गवर्नमेंट बनाए। मैनिपुलेट क्या करना है? दिल्ली में आज चुनाव कराइए, बीजेपी को फायदा होगा। हाँ, एग्जैक्टली, कहीं भी बीजेपी बिहार में करा लीजिए, अगर वो चुनाव कराना है। लेकिन देखिए, आज कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ये है, आप बिहार को ले लीजिए या बिहार को छोड़िए दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली में अदरवाइज कोई सरकार नहीं बन रही। गवर्नर के पास जो ऑप्शन है, गवर्नर चूंकि वहां पे कैबिनेट नहीं अवेलेबल होता तो डिस्क्रिप्शन इसमें गवर्नर का होता है, ये बात सही है। यहाँ पे इस केस में, दिल्ली के केस में तो खैर लेफ्टिनेंट गवर्नर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, बिहार के केस में गवर्नर है। वहां पे ये बहुत आसान है कि वो गवर्नर कह दे कि भाई हम वायबल सरकार यहाँ पे नहीं बन पा रही क्योंकि लालू और नीतीश साथ में नहीं आएंगे। हालांकि उसकी बात चल रही है, शरद यादव ने भी आज कहा है। एक ही सेंटेंस में कह सकता हूं कि जो कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है, हाँ, उसके बाद चाहे वो कोई आपने जेडीयू छोड़ दी, लेकिन आप जेडीयू से बाहर नहीं आ पा रहे। चलिए, कुल मिलाकर के मानना पड़ेगा कि सुनामी में अगर तबाही हुई है तो उसके बाद महामारी भी फैलेगी, ये भी तय है। अब देखना ये होगा कि मोदी की सुनामी के बाद कितने राज्यों की मौजूदा सरकारों पर महामारी का खतरा मंडराता है, क्योंकि ये तो तय हो गया है कि 272 प्लस के अलावा भी मोदी का एक सीक्रेट मिशन है जिस पर अब पूरी बीजेपी सीक्रेटली काम कर रही है। सभी से माफी चाहूंगा, बोलने का बहुत ज्यादा वक्त में नहीं दे पाया अपने मेहमानों को, क्योंकि काशी में मोदी बोल रहे थे और उनकी सुनामी है तो उस सुनामी में आप लोगों का समय भी चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस चर्चा में जुड़ने के लिए सभी का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस लौटते हैं।